तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और इस क्लास को आज मैं आपको ऐप के थ्रू दे रहा हूं। ठीक है, और इसमें हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे बोलो? डाइपोल। डाइपोल चल रहा था ना हमारा, डाइपोल। डाइपोल में मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं अभी प्रीवियस 2-3 क्लास में, वो मैं आपको समझा दूं, फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। तो एक तो मैं आपको डाइपोल क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी, पूरा एक्सप्लेन किया था डाइपोल का। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जो दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसके बीच में एक सेंटर है ये। तो सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस एल मानी थी, इधर से भी एल मानी थी। टोटल सेपरेशन माइनस क्यू और क्यू का 2l माना था। तो मैंने ये बताया था कि ये इस सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। फिर हमने कहा था कि एक होता है डाइपोल मोमेंट। क्या बताया था? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू, P से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ईदर ऑफ चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू में से कोई सा भी चार्ज ले लो, ईदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। 2l दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। P वेक्टर होता है मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, तो यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताया था? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल फॉर्मूले लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद आ जाए। पहला मैंने बताया था, ये 3 थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के। पहला था इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या था? फॉर्मूला था, जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इससे इधर कहीं चले गए डी डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, क्योंकि ये डाइपोल की एक्सेस है, एक्सेस पर ही कोई पॉइंट ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूले 2 बनते थे। एक तो आपको ध्यान हो, एक फॉर्मूला हमने बनाया था E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था। अच्छा, अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसको एक्सियल पोजीशन में ले रहे हैं इसलिए ई ए मान लें, 1/4πε0 2p अपॉन डी क्यूब, यही फॉर्मूला था ना बच्चों। ठीक है, तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में, और ये एक बड़े से डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में। तो यहां पर एक्सियल पोजीशन, अच्छा, ई ए यानी एक्सियल पोजीशन में नेट फील्ड और डाइपोल मोमेंट कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब इनके बीच में एंगल 0 होता है, ये भी बताया था। सेकंड अपन देखें, अभी आपको एक सेकंड और बताता हूं मैं। सेकंड अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने ये कहा था, जैसे एक ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, ये डाइपोल हो गया, और इस डाइपोल के सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर गए। कहां पर गए? ये डी सेपरेशन ऊपर कहीं गए। तो यहां पर अगर मैं डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लूं, इस जगह पर फील्ड निकालूं, तो प्लस क्यू के कारण फील्ड इधर आएगी अवे, माइनस क्यू के लिए माइनस की तरफ आएगी, और रिजल्टेंट आएगी इधर, इन दोनों का
जो रिजल्टेंट है वो किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ई ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ई बी मान लिया, ठीक है। तो ई बी इक्वल टू क्या मिला था, जल्दी से बोलो, 1/4πε0 पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2, यही आया था। और शॉर्ट डाइपोल के लिए, छोटे डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल ये आया था बच्चों, ई बी इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन डी क्यू, यही ध्यान आ रहा है ना, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूं आपको, लास्ट टर्म का रिवाइज करिए मेरे साथ, ये आया था। अच्छा, ई बी इधर है और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां होता है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होती है किसके, डाइपोल मोमेंट के। मतलब ई बी और पी के बीच में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का, एंटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके बाद एक थर्ड और था, उसको भी आपको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, वेट करो। थर्ड में देखें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन कौन सी पोजीशन, एनी पोजीशन, 3 पोजीशन थी ना। अब एनी पोजीशन की बात करें, एनी पोजीशन में यह होता है कि ये हमारे पास एक डाइपोल था, ध्यान आ रहा है पिछले टर्म का, ये डाइपोल बना लिया, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया ये P, ये माइनस क्यू रहा होगा, यहाँ प्लस क्यू रहा होगा, ये सेंटर हो गया डाइपोल का। सेंटर से d डिस्टेंस पर यहां कहीं आ जाए, तो इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण कितनी फील्ड है, तो ये जो, इसको हम O मान लें और ये P पॉइंट मान लें, तो OP इसको क्या बोलते थे, रेडियल वेक्टर, ध्यान आ रहा है, रेडियल वेक्टर। ये रेडियल वेक्टर, ये एक्सिस है, डाइपोल की एक्सिस, इससे थीटा एंगल बना रहा है, यही किया था। तो इस P वेक्टर के हमने कंपोनेंट किए थे। P वेक्टर के कंपोनेंट क्या थे, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। P वेक्टर के कंपोनेंट थे बच्चों, देखो, एक तो था इस डायरेक्शन में, ये था P cos थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था, P sin थीटा। तो P पर इस P cos थीटा के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड EA, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इस P sin थीटा के अपोजिट वो हो गई EB, और EA और EB के बीच में एंगल कितना है, 90। तो EA और EB का रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ गया मान लो E, इसको पीछे मिला दिया, तो ये एंगल बना था हमारा अल्फा, और ये एंगल हुआ था कितना, फाई, तो ये भी फाई है। फिर हमने कौन कौन से फॉर्मूले लिए थे, एक बार यहां लिख देता हूं, आपको रिवीजन हो जाएगा सारे का, ठीक है। देखिए हमने फॉर्मूले लिए थे बच्चों, एक तो EA मतलब एक्सियल पोजीशन में, इसके लिए क्या लिखा था, 1/4πε0, उसको K मान लो, K इंटू 2P, राइट, शॉर्ट डाइपोल के लिए चलना है, अपॉन DQ, और P की जगह आएगा ये P cos थीटा, P cos थीटा। ऐसे ही EB कितना आया था बोलो, K P की जगह ये आएगा P sin थीटा, P sin थीटा अपॉन DQ। फिर बच्चों हमने लिया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E फाइंड करना, और वो कैसे निकाली थी, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ध्यान आ रहा है, ओके। EA और EB की ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या निकला था, फिर से बताऊं, K 2P cos थीटा बाय डी क्यूब, इसका होल स्क्वायर, प्लस EB की वैल्यू कितनी, K P sin थीटा अपॉन डी क्यूब का होल स्क्वायर, यही था ना। अब इसमें बाहर निकाल लो, K बाहर आ गया, P भी बाहर आ जाएगा, अपॉन डी क्यूब भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा था, ध्यान आ रहा है, 1+3 cos स्क्वायर थीटा, यही था, ओके। ये फॉर्मूला था हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर हमने एक ये लिया था कि इसको फाई मान लिया था, तो tan फाई आ रहा था, कितना आ रहा था, ध्यान आ रहा है, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस EB अपॉन EA, तो वो निकला था tan थीटा होल डिवाइड बाय 2।
मतलब फाई इक्वल टू निकला था tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ठीक है। और एक फोर्थ फार्मूला हमने ये लिया था, ये थीटा फाई और अल्फा में रिलेशन, वो कितना था, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों एंगल का सम, यानी कि इसका थीटा प्लस फाई का सम, यही लिया था। फिर हम चाहे ये फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट कितना, tan थीटा बाई 2। तो ये 4 फार्मूले हमारे काम के होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एनी पोजीशन। इतना करने के बाद आज हम 1-2 और डेरिवेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डाइपोल के, ठीक है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक डेरिवेशन और, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक डेरिवेशन है बच्चों, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक डाइपोल को रख देता हूं, ठीक है, और उससे कुछ एंगल बनाते हुए रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल का कोई एंगल बनाते हुए रख देता हूं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो टॉर्क को फील करता है। किस तरह से फील करता है उसको अपन पहले खुद फील कर लें, ठीक है, फिर हम इसके डेरिवेशन में जाते हैं। तो होता यह है बच्चों कि जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया पहले बताऊं, फिर हम धीरे धीरे इसके डेरिवेशन पर जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एकेडमिक के लिए, 100% किसी ना किसी बोर्ड में ये आता है, सीबीएसई में सबसे ज़्यादा आता है, एमपी बोर्ड में भी आता है। तो जैसे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी केवल मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम को बनाता हूँ। चलिए ये मैंने कुछ लाइंस बना दी, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 2 बातें पता है। पहली बात ये पता है, ध्यान देना, कि अगर मैं इसमें एक प्लस का क्यू चार्ज छोड़ दूं, यहां ऐसे छोड़ दूं, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर कौन सी डायरेक्शन में और कितना फोर्स लगता है, ध्यान आ रहा है। प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। वो चार्ज जिस पर फोर्स लगाना है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और अगर मैं इसमें माइनस क्यू पॉइंट चार्ज रख दूं, नेगेटिव नेचर का चार्ज रख दूं, तो आपको मालूम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को फील करता है, और वो भी इतना ही होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्यू नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पढ़े है ना, राइट। तो ध्यान रखिए इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगना F इक्वल टू क्यू ई, माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगना F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। बस डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। अब जरा सोचो, इतनी बात तो ये हो गई हमारे पास। अब अगर मैं F इक्वल टू क्यू ई, ये जो थे ना, ये पॉइंट चार्ज की बजाय अगर मैं एक डाइपोल ले लूं, तो डाइपोल के लिए मैं यहां पर एक डिफरेंट कलर से डाइपोल बना लेता हूं। ये मैं ऐसा डाइपोल बना लिया, ठीक है। यहां पर ये माइनस का क्यू चार्ज है और यहां पर क्या हो गया बच्चों, प्लस का क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। और ये डाइपोल का सेंटर हो गया O, राइट। O से Q तक की डिस्टेंस L, O से ये माइनस Q तक की डिस्टेंस भी L, तभी जाके क्या बनता है, डाइपोल बनता है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये भी हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं।
अब देखो ये जो डाइपोल की एक्सेस है, ये डाइपोल की एक्सेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई एंगल बना रही है। मान लो कितना एंगल बना रही है, थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। दिस डाइपोल इज केप्ट एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। अब जरा बताओ, जैसे यहां रख के छोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां रख के छोड़ दिया डाइपोल को ऐसे, तो क्या होने वाला है? जरा जल्दी से बताओ। ये होने वाला है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है ना, यही लगने वाला है। ओके, अब आप मुझे बताओ, ये जैसे पेन होता, अब इस पेन पर एक फोर्स, ऐसा पेन है मान लो, ये पेन पर इधर एक फोर्स इधर लगता इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इधर एक फोर्स इधर लगता, तो ये उतना ही इधर लगता, तो कपल बन जाता। एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, तो ये सेंटर के अबाउट क्या होता, ऐसे रोटेट होना शुरू कर देता। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स उतना ही यहाँ लग रहा है, तो ये सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता। ठीक है, ऐसे ही ये करेगा। ये डाइपोल क्या होगा, इस सेंटर O के अबाउट रोटेट होगा। अब रोटेट होगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, क्योंकि प्लस क्यू पर फोर्स इधर राइट साइड लग रहा है, माइनस क्यू पर फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। तो ये जो डाइपोल है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सेंटर O के अबाउट रोटेट होना शुरू हो जाएगा। रोटेट होना शुरू होने का मतलब है कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों, हम जो बात कर रहे थे कि प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करती है, और क्लॉकवाइज जब ये घुमाती है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देती है। इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे पैरेलल कर देती है। तो कपल या टॉर्क का काम क्या है, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करना। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ओके, अब हम आगे बढ़ें। बिल्कुल ये रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे टॉर्क बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, चलो बच्चों, अब जो मैंने अभी यहाँ बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मैं फिर से बना रहा हूँ। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, बोलो? डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, तो डाइपोल बनाया जाए। ये डाइपोल बन गया। डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L। ठीक है, सेंटर से प्लस क्यू और सेंटर से माइनस क्यू तक की लेंथ क्या होती है? L। अब इसको यहाँ ऐसे मिला दें तो ये कोई एंगल बन गया थीटा। ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया है थीटा एंगल, क्योंकि मैं ये जो नीचे बेस है, इस बेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, जैसे वहां पर हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बनाई थी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो P वेक्टर बना दिया, एरो बना दिया, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चों। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं? इक्वी डिस्टेंस हैं और पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, इस प्लस क्यू पर, जैसा कि अभी मैंने रफ आइडिया में बताया था, प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रेड कलर से मैंने फोर्स बनाया है F इक्वल टू क्यू ई। इस माइनस क्यू पर रेड कलर से इधर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स बनाया है F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो हैं, ये दोनों फोर्स मिल करके कपल बनाते हैं, क्योंकि इक्वल फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हैं। ठीक है ना? अच्छा, इस पर नेट फोर्स कितना होगा डाइपोल पर? डाइपोल तो ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पर एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई राइट डायरेक्शन में लग रहा है,
इसी सिस्टम पर दूसरा फोर्स F इक्वल टू क्यू ई लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब दो फोर्स किसी सिस्टम पर अपोजिट डायरेक्शन में लगें और सेम मैग्नीट्यूड के हों तो नेट फोर्स होता है बच्चों 0। यही होता है ना, पढ़ते हो ना सभी? ओके, तो यहाँ पर हमें एक एक चीज़ आप समझते हुए चलना, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना। धीरे धीरे मैं पूरा डेरिवेशन इसको कर रहा हूँ और ये 100% आप अभी से लिख के रख लो, आएगा एग्जाम में, ठीक है? F इक्वल टू प्लस क्यू ई, F इक्वल टू माइनस पर लगा क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में। एक ही सिस्टम पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स हो जाता है बच्चों 0, ठीक है? ओके, अब यहां पर इसी बात को मैं लिख देता हूं, तो चलिए बच्चों थोड़ा लिख लेते हैं अब, ठीक है? द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ई, ये क्यू है, ये इसको आप करेक्ट कर लेना, ये क्यू है यहां पर, क्यू ई। फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ई, यही था ना क्यू ई, act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external electric field is 0। तो इसमें दो कीवर्ड हैं, पूरे जो सेंटेंस होता है उसमें कीवर्ड ध्यान रखो। पहला कीवर्ड है QE, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड QE, ये QE मैग्नीट्यूड का फोर्स इस सिस्टम पर इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया 0, ठीक है? इसको आप फटाफट नोट कर लो, मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूं। द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड QE एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फोर्स कितना है 0। सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जब नेट फोर्स 0 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ठीक है? किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है, नेट फोर्स कुछ लगता है, तो वो बॉडी या वो सिस्टम फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता है, यही समझते हैं ना? जैसे यहाँ कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, इस पर इधर F फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स F लग रहा है, तो इसी F फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, मतलब एक्सेलरेट हो जाएगी। लेकिन यही नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो फिर ये अपनी जगह पर रेस्ट में रहेगी, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगी, भले ही वो अपनी जगह पर रोटेट होती रहे, रोटेट होगी, ठीक है, अगर टॉर्क लग रहा है तो। लेकिन अगर फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो अपनी जगह पर ही कुछ भी करती रहेगी, आगे मूव नहीं करेगी। यही बात बच्चों यहाँ पर हमने इसमें इस डायग्राम में की है कि आप देख रहे हैं इस डाइपोल पर जिसका सेंटर ये O है, प्लस Q और माइनस Q पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी और ये चूंकि QE और QE मिलके कपल बना रहे हैं, टॉर्क बना रहे हैं, तो ये अपनी जगह पर रोटेट हो सकती है, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है? तो एक बात समझ में आ गई कि इस पर नेट फोर्स कैसा होता है डाइपोल पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, सोचो, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दें तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस हैं, ये पॉइंट चार्ज की करंट लाइन बनाई, तो यहाँ पर लाइन क्राउडेड है, इधर रेयरर हैं, तो ये जो फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसमें अगर कोई डाइपोल रख दें, जैसे यहाँ -Q, यहाँ +Q, तो अब क्या होता है, यहाँ पर फील्ड कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सपोज ऐसा है, इधर फील्ड की डायरेक्शन में F = QE1 ये फोर्स लगेगा, और इधर कहाँ लगेगा, इधर अपोजिट लगेगा, F = QE2 लगेगा। तो E1 और E2 ही अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब, और डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं है, या डायरेक्शन अपोजिट हो भी और फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो तो फोर्स की भी वैल्यू अलग अलग होगी, तो नेट फोर्स कटने वाला नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान देना,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें किसी हम डाइपोल को रख दें तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यूनिफॉर्म में होता है। किस में होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको बहुत धीमे धीमे एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आएगा, अभी लिख के रख लो आप, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कॉन्सेप्चुअल और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत बनते हैं, वो आप शीट में देखेंगे। आपके पास जो बुकलेट है, ये आपको बुकलेट कई बच्चे ले जा चुके हैं, जो बच्चे नहीं ले गए हैं अभी वो ले लेना। तो इसमें एक शीट दी है पूरी की पूरी डाइपोल की, तो उस डाइपोल की शीट को आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये DPP2 जो है, EDP मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी पूरी शीट है, इसको आप लगाइए, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करें। देखो, फोर्स तो बच्चों लग रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, लेकिन वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर थे। इसलिए जब दो फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लगते हैं तो वो कपल बनाते हैं। अब जो 11th में सही ढंग से टॉर्क वाला चैप्टर नहीं पढ़े, उनको थोड़ा सा समझा दूं कि ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है और किस तरीके से फोर्स कपल बनाते हैं। तो होता ये है बच्चों, जैसे ये हमारे पास, चलो डाइपोल से ही समझाता हूँ। ये -q + q डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट साइड थी, तो इस पर एक फोर्स लगा था F = QE। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वो लाइन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से जाए, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, राइट। अब -q पर फोर्स इधर लगेगा, F = QE। तो F = QE की डायरेक्शन ये रही, तो इसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स के ही डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये भी क्या होगी? ये सेकंड वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हुई, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि फोर्स तो जीरो तब होता है जब पूरे सिस्टम पर, ये -q + q को एक ही सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम पर F = QE राइट साइड और इसी सिस्टम पर F = QE लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है। तो एक ही सिस्टम पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगें तो हम कहते हैं नेट फोर्स हो गया जीरो, ठीक है बच्चों। लेकिन कपल, ये टॉर्क, कपल मतलब जोड़ा, किसका कपल? फोर्सेस का कपल। तो कपल तब बनता है जब दो अपोजिट फोर्स एक दूसरे की, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगें लेकिन वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हों, ठीक है। तो कपल कब बनेगा? कि जब forces act on different line of action। समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर F = QE ऊपर वाली लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहा है, F = QE नीचे वाली लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहा है, मतलब दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है तो कपल तो बनेगा, लेकिन एक ही सिस्टम पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा। अगर ऐसा होता, ध्यान देना, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर F = QE इधर फोर्स लग रहा है और इसी पॉइंट पर F = QE राइट साइड, लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा होता, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, मतलब दोनों लाइन ऑफ एक्शन कैसी हैं? सेम है। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क, जिसको कपल कहते हैं, वो भी जीरो ही होने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जब डिफरेंट होती हैं
तो फिर फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो या कपल जीरो नहीं होगा। टॉर्क या कपल, नॉट टॉर्क, टॉर्क नॉट जीरो, ठीक है, टॉर्क जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर आप समझे लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लग रहे हैं तो कपल या टॉर्क जीरो नहीं होता, फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के लगें तो फोर्स भी जीरो होता है और टॉर्क भी जीरो होता है। क्लियर। तो ये बात हमें समझनी है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बीच बीच में डेरिवेशन में 11th के कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी है किसी बच्चे ने तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको 11th के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाते हुए चलूँगा। ये सब आपको 12th के एग्ज़ाम में नहीं लिखना। 12th के एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 12th के एग्ज़ाम में पूरा डेरिवेशन दूसरा है, ये जो बताया ये 11th के लिए था, ठीक है। चलो इसको इरेज करूँ और ये मिल जाएगी आपको, ये प्रिंटेड ऐसी ऐप पर। चलते चलते तो देखें बच्चों, एक मैं यहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये पहले डायग्राम बना लूं इसका जो भी हमने बनाया था। देखो यही डायग्राम था हमारा। तो टॉर्क इक्वल टू हमने देखा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और ये टॉर्क बन रहा है थीटा एंगल पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल से बनने वाला एंगल थीटा है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो। टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, फोर्स के बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन फोर्सेस। अब फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी जरा सोचो। इसको मैं लेबलिंग कर दूं अगर डिफरेंट कलर से, आप भी डायग्राम में लेबलिंग कर लेना। ये सपोज ए है और ये बी है, इसको मैं सी मान लूं, ठीक है, ए बी सी। तो अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स निकालना चाह रहा हूं। तो एक फोर्स तो इधर लग रहा है राइट साइड, ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। तो जब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस की, तो वो क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये BC हुई, BC। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ, इसको चलो डिफरेंट कलर से देखें जिससे कि दिख रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा सिंपल लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ F इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई बच्चों, BC। तो यहां लिख दिया मैंने BC, ठीक है। अब इस BC की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो आंसर आ जाएगा। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सोचो इस ट्राइंगल में चलो, यहां अपन चल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। tan थीटा ले लूं बच्चों, नहीं, tan से काम नहीं चलेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो किससे काम चलेगा, साइन से। तो साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, BC, और हाइपोटेनस कितनी हो गई, AB, ठीक है। ओके, अपने को तो BC फाइंड करनी है, चलिए BC की वैल्यू लिखी रहने दो। AB कितना है, आप देखो A से B तक की डिस्टेंस है ये बच्चों 12, तो यहां लिख दिया मैंने कितना, 12, ठीक है। कितना हो गया ये 12, हमें तो BC फाइंड करना है। तो BC इक्वल टू क्या हुआ, ये 12 का यहां मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों 12 साइन थीटा। रख दें इस BC की जगह, तो इस टॉर्क को क्या लिखते हो, टाउ। तो टाउ इक्वल टू कितना आया बोलो, F इक्वल टू QE, ये रह गया QE इनटू कितना, 12
साइन थीटा। ठीक है, इसी को मैंने टाइप करके भी लिखा हुआ है, देखो टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया है। राइट, अब आगे बढ़े। ये जो Q है और ये 12 है, इसको क्या बोलते हो? बट उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो जहां जहां पर ये Q इंटू 12 है उसकी जगह P लिख दीजिए। तो बोलो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE साइन थीटा, ये आ जाएगा। हमने Q इंटू 12 को लिख दिया कितना? P। तो टॉर्क इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। ठीक बात है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? ए बी साइन थीटा और एन कैप मतलब वो डायरेक्शन बताता था। तो ऐसे यहां करोगे तो क्या आएगा? देखो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्या आ जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जैसे ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी था, तो पीई साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टॉर्क इक्वल टू आया बच्चों पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन शो करता है। तो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन क्या होगी? वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे पी इधर है, इन फिंगर्स की डायरेक्शन में पी से ई की तरफ रोटेट होंगे तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस ई देगा। पी से ई की तरफ घूमे, पी इधर ई इधर, तो पी से ई की तरफ गए तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो किसकी डायरेक्शन होगी? पी क्रॉस ई की डायरेक्शन होगी। चलो आगे देखें अपन अगला। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, कर लो फटाफट नोट, यहां पे नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो, फिर से हम वही डायग्राम बनाएं। माइनस डायरेक्शन शो करना है तो ये डायरेक्शन तो जल्दी जल्दी बना देता हूं, ये बना ली। अब सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट था माइनस से प्लस की तरफ P। तो ये अलग से बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और P और E के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा। अब P से E की तरफ बढ़ेंगे हम, क्योंकि P क्रॉस E है तो P से E की तरफ। तो फिंगर्स देखो, P से E की तरफ जाएंगे तो P से E की तरफ, तो थंब किधर आएगा? थंब आएगा P और E के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड। तो ये आ गया ये डाउनवर्ड। ये जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा इसी को हम टॉर्क बोलेंगे, टाउ। तो P से E की तरफ गए तो P क्रॉस E जो होगा वो P और E को रखने वाले, ये प्लेन अगर बना लूं, P और E को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड होगा टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। तो ये यहां पर हमने इसकी डायरेक्शन देख ली। अब इसी को हम लिख भी लेते हैं बच्चों। देखो यहां पर कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। ये प्लेन है तो प्लेन के अंदर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है? परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। P और E को रखने वाले प्लेन के अंदर। टॉर्क की डायरेक्शन तो ये हो गई। यूनिट क्या होती है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स की हो गई न्यूटन और डिस्टेंस की हो गई मीटर। तो ऐसा यूनिट टॉर्क की होती है न्यूटन मीटर। ठीक है ना बच्चों, ये हम लिख सकते हैं। अब फाइनली हम जो निकाले वो ये निकाले टॉर्क इक्वल टू, चलिए इसका सिंपल फॉर्म लिखूं, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, ये निकाले हम। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट बच्चों इसकी कंडीशन देखो। डिफरेंट कंडीशन क्या कि ये जो डाइपोल रखा था इसको हम डिफरेंट एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, डिफरेंट एंगल पर, तो टॉर्क कैसा लगेगा, कितना लगेगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इन सब की हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 का मतलब क्या है? यहां डायग्राम भी बना देता हूं। थीटा 0 का मतलब है बच्चों कि इस डायरेक्शन में, यानी चलो ये तो फिर से आ गया है। थीटा 0 का मतलब है बच्चों, अगर राइट साइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ही पैरेलल अगर हम एक डाइपोल रख दें माइनस Q और प्लस Q, ठीक है, तो माइनस से प्लस Q और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है तो उसको P बना दिया। यानी P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में फोर्स भी नहीं लगेगा और टॉर्क भी नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म फील्ड में
फोर्स तो लगना ही नहीं है, टॉर्क लगेगा, लग भी सकता है। अगर P और E के बीच में एंगल जीरो है तो देखो टॉर्क इक्वल टू P साइन जीरो, थीटा की जगह जीरो आएगा, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ गया जीरो। अब जरा सेकंड कंडीशन देखो, अगर थीटा 90 हो, 90 का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन बनाता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम डाइपोल मोमेंट को ऐसा रख दें, डाइपोल को ऐसा रख दें परपेंडिकुलर, मतलब माइनस क्यू नीचे इधर और प्लस क्यू इधर, ऐसा रख दें तो एंगल 90 बनेगा। तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगता है, क्योंकि साइन थीटा अगर 90 हो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन में 90 पर ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहां थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा बच्चों, और कितना होगा, पीई। तो मैक्सिमम टॉर्क कितने पर होता है, 90 पर। कितना होता है टॉर्क मैक्सिमम, पीई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर 180 लिखें तो 180 का मतलब है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपोजिट डायरेक्शन में हम डाइपोल रख दें, तो उस केस में आप देखोगे कि 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, साइन 180 जीरो ही होती है, साइन 180 भी तो जीरो ही होता है, इसलिए आपके पास इस समय भी टॉर्क जीरो आएगा। तो जीरो कौन कौन सी कंडीशन में आ रहा है, कि अगर जीरो पर रखा हो, मतलब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, 180 पर भी जीरो आ रहा है, तो डाइपोल को चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखें या डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखें, दोनों ही केस में जो टॉर्क है वो जीरो होगा, और फोर्स तो जीरो था ही क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड थी। एक कंडीशन है 90 पर ये टॉर्क मैक्सिमम होता है, लेकिन 270 पर भी मैक्सिमम होगा, 90 पर भी मैक्सिमम और 270 पर भी मैक्सिमम। और आप कहोगे 270 पर तो साइन थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन -1 का मतलब है, उस माइनस टॉर्क का मतलब कम वैल्यू होना नहीं है, माइनस टॉर्क का मतलब है कि अभी जो ये सिस्टम इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा था, अगर इसको मैं 90 डिग्री से, अगर मैं 90 डिग्री पर रखता हूं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर मैं 270 पर रखता हूं तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 का मतलब यही होता है कि ये मैं यहां पर लिख देता हूं 270। केस फोर्थ हम यहां मान लेते हैं, केस फोर्थ, इफ थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, तो टॉर्क जो आएगा वो अभी भी मैक्सिमम ही आएगा, पीई, ठीक है। माइनस साइन का मतलब तो केवल इतना है, ये मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो प्लस ही लिख लेंगे, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूं इसलिए, और माइनस साइन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहां पर अब 270 एंगल बनेगा, ये पूरा ये वाला एंगल मानेंगे हम, ठीक है, पी इधर बन रहा था, तो अब क्या होगा, ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें कैसा घूम रहा था, इसमें घूम रहा था क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। पहले जिस डायरेक्शन में घूम रहा था, पहले क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन था, तो 270 पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं है। 90 और 270 दोनों पर ही टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। कुछ नहीं कहा जाए तो फिर स्टैंडर्ड कंडीशन 90 ही लेंगे, 90 पर मैक्सिमम है। मिनिमम कब हुई, वो जीरो पर, जीरो या 180 पर, ठीक है, ये रखेंगे। अब लेकिन 90 और 270, जीरो और 180 में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है, इसमें टॉर्क में डिफरेंस नहीं आता, टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, ठीक है। केबल डायरेक्शन पलटती है, केबल और केबल क्या पलटता है बच्चों, डायरेक्शन पलटती है, ठीक है, समझ गए, ओके। तो ये डेरिवेशन हुआ टॉर्क का, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको बहुत याद रखना चाहिए, और एक एक स्टेप आप इसकी समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बार बार रिपीट करना है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। तो बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन है
आपका बुकलेट का ही है, ये बुकलेट है मेरे पास आपकी, और इस बुकलेट का पेज नंबर 28 पर आप निकाल लीजिए अगर आपके पास हो तो। जो बच्चे यहाँ सेंटर से कलेक्ट कर चुके हैं वो बुकलेट निकाल लें। और क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है, डाइपोल का। तो इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं अपन। तो डाइपोल का क्वेश्चन नंबर 55, जिनके पास बुकलेट नहीं है उनके लिए मैं हिंट यहाँ पर थोड़ी सी लिख देता हूँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 55 डाइपोल का क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है, टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम बट अपोजिट इन साइन। लिख दूं क्वेश्चन? चलिए, टू चार्जेस ऑफ टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम। तो इसको थोड़ा ऐसा कर दूं क्योंकि लैंग्वेज लिखने में समय लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम इक्वल एंड अपोजिट नेचर। तो इसका मतलब प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम दो चार्ज रहे होंगे। आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं बच्चों? 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट at distance 4 centimeter from the dipole, at distance 4 centimeter from center of dipole, center of dipole। अब सुनो ये क्या बोल रहा है। उसने कहा प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर पर रखे हैं, मतलब वो डाइपोल तो बना रहे हैं। ये बन रहा है एक -5 माइक्रो कूलम, यहां बन रहा है बच्चों +5 माइक्रो कूलम। ये इसका क्या है? सेंटर, ठीक है। और एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर पर हैं, तो सेंटर से कितने पर हुए ये? 2 सेंटीमीटर पर, राइट। ओ से यानी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? यहां एक्सेस पर, और एक्सेस पर है 4 सेंट, ये पॉइंट जो है एक्सेस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट at distance 4 centimeter from center of dipole on axis। तो ये एक्सेस है, इस एक्सेस पर यहां कहीं पर कितने सेंटीमीटर पर? यहां से 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप इस चित्र को देखोगे, इस डायग्राम को देखोगे तो आपके समझ आ रहा है कि इसमें एक्सियल पोजीशन है, और एक्सियल पोजीशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है कंप्लीट फार्मूला, और एक शॉर्ट डाइपोल का। तो यहाँ शॉर्ट डाइपोल तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि सेंटर से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से डाइपोल की डिस्टेंस या डाइपोल चार्ज की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें कंप्लीट फार्मूला लगाना पड़ेगा एक्सियल पोजीशन का। वो क्या होता है बच्चों? 1/4πε0 2pd, बिल्कुल सही, डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम अप्लाई करें और इसमें वैल्यू पुट कर दें। 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू, ये हो गया 2 बच्चों, ये हो गया p। p को क्या लिखते हैं? q × l। p इक्वल टू होता है q × 2l। यहां से यहां तक 2l का मतलब जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, अलग से निकाल लें। q की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। 2l मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻⁻²। तो यहां लिख दें 5 4 जा 20, ये हो गया 10⁻⁻6 - 2, कितने हो गए? -8 इंटू ये d और है। d का मतलब क्या है? O से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻⁻² ले लिया मैंने, सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, डिवाइड बाय, अब d स्क्वायर, मतलब फिर 4 स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हुए, तो 4 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर मतलब 2,
तो 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और इसका क्या करना है बच्चों अपने को, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लोगे ना? ओके, जो इसका आंसर क्या आ रहा है वो आप मुझे या तो कमेंट्स में लिख के बताइए या आप अपने ऐप पर लिख के बताइए क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको इसके करेक्ट आंसर आपको ऐप पर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करो, एक इंटरेक्टिव क्लास हो, कैलकुलेशन आपको भी करनी है। ठीक है ना? तो इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेट करिए, देखें आप लोग कितनी अच्छी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, तो आप जल्दी से, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं ना आपकी पूरा क्वेश्चन कर लेते हो, लास्ट में कैलकुलेशन में ही गलती होती है। तो थोड़ा सा करिए कैलकुलेशन और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। ऐप पर हम देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, थोड़ी सी हिंट उसकी भी देता हूं। ये हिंट दे रहा हूं, मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है ना बच्चों? तो हमने देखा अगला क्वेश्चन 56 इसी बुकलेट का है। तो इसमें ये दिया है 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम। कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम are placed 5 into 10⁻³ meter apart, are placed 5 into 10⁻³ meter बच्चों apart. Determine the electric field at point Q. Determine, या आप नोट कर लो क्वेश्चन, मैं आपको यहां पर फिर से लिख देता हूं, आपके पास बुकलेट है तो उसमें से देख लो। Determine the electric field at a point Q which is 0.15 meter away, which is 0.15 meter away from O. ठीक है, सेंटर से, on the equatorial line, on the equatorial line. तो अब आप जरा इसका डायग्राम देखो, जो कहा जा रहा है उसको अपन देखें। उसने कहा कि इस तरह से मेरे पास एक तो हो गया माइनस का 10 माइक्रो कूलम, एक हो गया प्लस 10 माइक्रो कूलम, और ये इक्वेटोरियल लाइन है ऊपर। ठीक है, यहां पर और यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर क्यू पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पर है? ठीक है, 0.15 मीटर ये डिस्टेंस है, d इक्वल टू 0.15 मीटर। और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर है। तो यहां सेंटर से +10 की और सेंटर से -10 की डिस्टेंस क्या हो गई? 5/2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि टोटल 5 इंटू 10⁻³ मीटर है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस क्यू पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब जरा सोचो, ये मिलीमीटर में 2.5 मिलीमीटर हो गया, 2.5/2 2.5 मिलीमीटर, 10⁻³ मतलब 2.5 मिलीमीटर, और यहां से ऊपर चलें तो 0.15 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम चाहें तो अप्रॉक्स अगर निकालना हो तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो सिंपल या आप कंप्लीट निकाल लेना। तो फिर भी थोड़ा सा अप्रॉक्स करने के लिए मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूं, ये मिलीमीटर में है और ये यहां पर दिया हुआ है 0.15 मीटर, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 2.5 मिलीमीटर निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0। क्या फॉर्मूला था इक्वेटोरियल पोजीशन में? ये था P/dq, शॉर्ट डाइपोल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0, 9 इंटू 10⁹। P क्या है? P होता है Q इंटू 2L। Q कितना है बच्चों? 10 माइक्रो 10⁻⁻6। L मतलब दोनों, 2L मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है? वो है 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास
Q इंटू 12 डिवाइड बाय डी क्यूब, डी कितना है 0.15, इसका क्या है क्यूब लेना है आपको, तो होल क्यूब। बस अब आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आंसर आया ये बताइएगा। ठीक है, कैलकुलेट आपको करना है, मैं आपको करेक्ट आंसर ऐप पर दूंगा और तब तक आप कैलकुलेट करके अपने आंसर वहां पहले पोस्ट करो। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप सॉल्व कर रहे हो या नहीं। ठीक है, करिए, देखना नहीं है, दर्शन नहीं करना, आपको खुद कैलकुलेट करना है, तब जाके ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है ना बच्चों। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन है 57, देखिए डाइपोल का 57 इसी पेज नंबर 29 पर है आपके बुकलेट का। क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सेस एट पॉइंट ओ। ठीक है, लिख दूंगा क्या क्वेश्चन, लिख देता हूं चलो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड कहां, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रखा है, एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन ओ। ठीक है, अ पॉइंट P is at a distance, is at a distance 20 centimeter from this point, yeah, from this origin। ठीक है, such that, आप लिखते चलो, such that OP makes an angle pi by 3 with x axis। लिखते चलो जिससे समझ आएगा। If the electric field at P makes an angle theta with x axis, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो मजेदार बात क्या है इसमें, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है, और इसमें थीटा अल्फा वगैरह ये सब नेम बदल गए इसमें। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है एक्स एक्सिस पर, जैसा कहा जाए वैसा करते जाओ। तो मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन ओ। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन ओ। एक पॉइंट P है, अ पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, जो D होती थी, D 20 है, फ्रॉम दिस ओरिजिन सच दैट OP मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद एक्स एक्सिस। मतलब ये O से P तक, ये P पॉइंट बना लिया और OP लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, क्वेश्चन में बोला कि ये देखो पाई बाई 3, पाई बाई 3 यही दिया है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पर क्या रखा है, डाइपोल रखा है, तो डाइपोल बना दूं शॉर्ट डाइपोल। तो यहां पर ओरिजिन पर हमने ये शॉर्ट डाइपोल रख दिया, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, या कहें हम इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P वेक्टर, तो ये बना दिया। अब उसने क्या कहा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, यानी यहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही है वो E होती थी रिजल्टेंट फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड को पीछे मिलाने पर ऐसे कहीं मिला दिया और ये एक्सिस चल रही थी, तो ये जो एंगल है यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, इसको बोला है उसने थीटा। ठीक है, और इसी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ गए ना बच्चों।
अब अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो शायद आप कर पाओगे, और मैं जरूर इसमें ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों π/3, बी ऑप्शन दिया है बच्चों, अब आप जरा सोच करके आंसर बताओ, π/3 प्लस tan−1√3/2। सी ऑप्शन दिया है बच्चों 2π/3, डी ऑप्शन दिया है tan−1√3/2। ठीक है, बोलो इसमें से कौन सा होगा। तब तक मैं कर भी रहा हूं। देखो बच्चों, पहली बात तो इसको अपन क्या मानते थे, फाई। ठीक है, इधर वाला भी क्या होता था, फाई। ये फाई हो गया, ये π/3 हो गया, और ये थीटा हो गया। अब आप मुझे बताओ, फाई, π/3 और थीटा, इनमें क्या रिलेशन था। ध्यान आ रहा है, इधर इसको अपन ने अल्फा माना था, इस वाले को। इस क्वेश्चन में अल्फा की जगह थीटा दिया है, इसलिए मैंने बताया था कि आप थीटा अल्फा के टर्म में मत रट लेना। ये सोचना कि ये एक्सटीरियर एंगल है यहां पर अभी, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर। तो यानी π/3 प्लस फाई। ठीक है, अच्छा, π/3 बना रहने दो, प्लस फाई को, ये वाला एंगल कैसे निकाला था, ध्यान आ रहा है। फाई इक्वल टू निकला था, अगर आपको आपने ध्यान दिया हो, tan−1 थीटा कौन सा था, ये, और इसकी वैल्यू यहां लिख दूं π/3 tan θ/2, यही था ना। फाई इक्वल टू tan−1 थीटा उसमें यहां था, लेकिन यहां उसकी वैल्यू तो π/3 है। तो अब जरा सोचो, tan−1, ध्यान देना, ब्रैकेट, tan π/3 कितना होता है, tan π/3 मतलब tan60 कितना होता है, √3। तो ये tan π/3 की वैल्यू हो गई बच्चों √3, डिवाइड बाय ये क्या है, 2, तो tan−1 √3/2 आया। तो यहां फाई की जगह हम लिख सकते हैं tan−1 √3/2। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, बी। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से सॉल्व करने कितने आसान हैं, थोड़े से पिछले टर्म का आपको याद हो। ठीक है, ये जेई मेंस में और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके बुकलेट के ये सॉल्व कर रहा हूं, जैसे मैंने 57 कर लिया डाइपोल का, 58 भी डाइपोल पर है, मैं चाहता हूं वो आप लोग करेंगे। और इसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। फिर इसमें नीट 2018, जेई मेंस 2018-19 के ये लेटेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना। इधर एससी वर्मा की एक एक्सरसाइज है, उसमें डाइपोल के आप लोग जरा करिएगा क्वेश्चंस, फिर जो नहीं आएंगे बताऊंगा। कुछ एक टिपिकल क्वेश्चंस मैं आपको बताते चलता हूं। अब आ जाएं, कुछ एक क्वेश्चन हम डीपीपी से ले लें। डीपीपी सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सेकंड डीपीपी है, पेज नंबर 41 पर। तो ऐसा ही क्वेश्चन है एक बच्चों, ये तो अभी जो किया है वही है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, तो अगर आप हो सकता है समझ जाओगे। इसमें बोला गया 8th में, चलिए 8th फिर कर लीजिएगा, आप खुद करिएगा। ठीक है, 8th में 8th क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, और बिल्कुल ये 57 जो किया है क्वेश्चन नंबर 8, और अभी जो हमने 57 किया है वो लगभग सेम है, डेटा चेंज है। ठीक है, और ये डीपीपी का है, डीपीपी 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसी में मैं और देखता हूं, हाँ, एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है 17 इसी में, डीपीपी 2 में, डीपीपी 2 में क्वेश्चन 17। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, सुनिएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहां रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो डाइपोल, यहां लिख देता हूं, डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है, इट एक्सपीरियंसेस पहला ऑप्शन मेरे ख्याल से आसानी से बताओगे, ओनली टॉर्क, ये केवल टॉर्क को फील करेगा। सेकंड ऑप्शन है ओनली नेट फोर्स, ओनली नेट फोर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बच्चों नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स एंड नो टॉर्क। डी ऑप्शन है
a net force and a torque, a net force and a torque। ठीक है, बोलो कौन सा होगा। डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली टॉर्क लगेगा क्या? अच्छा, ओनली नेट फोर्स लगेगा क्या? नो नेट फोर्स और नो टॉर्क, या नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा? जल्दी से इसको तो आप सोच करके बता सकते हैं, फटाफट आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है आपका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बोलो। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या होगा? नेट फोर्स तो लगेगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो अगर एंगल बना रहा होगा किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हो सकता है कि वो इसको घुमाने की भी कोशिश करे। ठीक है, तो घुमाने की कोशिश करे तो नेट टॉर्क भी लगेगा। तो इसका इन चारों में से मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा डी। लेकिन आगे आप देखेंगे कभी कभी एक कंडीशन आती है कि नेट फोर्स तो लगता है बट टॉर्क, इसी में अगर ये लिखा होता ना टॉर्क मे बी 0, तो फिर हम ये आंसर लगाते, नेट टॉर्क तो नेट फोर्स तो 100% लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 100% लगेगा, लेकिन टॉर्क एक कंडीशन में 0 हो भी सकता है। ठीक है, कब हो सकता है? कि जैसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी है, डाइपोल को हमने रख दिया और छोटा सा डाइपोल है इधर रख दिया मान लो, तो ये डाइपोल मोमेंट इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो इसका मतलब इधर जो फील्ड होगी उसके साथ एंगल 0 बना तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर कोई और एंगल बनेगा तो नेट टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी होगा। तो जनरली तो यही होगा कि नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों ही लगेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक कंडीशन ऐसी मिलती है जहां पर फोर्स तो 0 नहीं होता लेकिन टॉर्क 0 हो सकता है। वो कब? जब छोटा सा टाइनी सा डाइपोल हो, नन्ना सा डाइपोल हो और किसी एक लाइन के पैरेलल रखा हो। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा ऑप्शन होता कि नेट टॉर्क में बी 0, तो फिर वही आंसर लगाएंगे अब। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। तो ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप डीपीपी के सॉल्व करो, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आपसे बने, कौन कौन से नहीं बने। ठीक है, जब आप पूछेंगे तो आनंद आएगा फिर। ठीक है ना बच्चों, और करें? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखूं। अच्छा, एक क्वेश्चन है 27, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। एन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वो जानते हैं। रिवॉल्व राउंड अ प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन मान लो आप, हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है ना, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो वही बात की है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड प्रोटॉन इन रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, फाइंड एवरेज डाइपोल मोमेंट, एवरेज डाइपोल मोमेंट, एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालना। ऑप्शन दे दूं तो शायद कर पाओगे आप। पहला ऑप्शन है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम मीटर। सेकंड ऑप्शन है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम मीटर। थर्ड ऑप्शन है बच्चों 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम मीटर। बताइए कौन सा आंसर आएगा
इसको जरूर बताइए। होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन करिएगा जरूर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आज मैं एक छोटी सी ही क्लास ले रहा हूं, क्योंकि ऐप पर इसको अब क्लास चलेंगी अपनी, तो वहां पर स्विच करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सारी खत्म हो गई हैं। आज के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं अब आपको ऐप के थ्रू सारी क्लासेस और बिल्कुल फुल लेंथ कोर्स मिलेगा आपको, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति तो मुझे लगता है बढ़ती जा रही है और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि और बढ़े। तो अब आप जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये क्लासेस फालतू लोगों को नहीं मिलेंगी। अब जो सीरियसली सिंसियरली इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं को ये क्लास मिलेंगी। और आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से आप प्रॉब्लम डिस्कस करिए। इस संडे को मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ, टेस्ट लूँगा इसमें। तो इस संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन मोड में हम देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होगा, उसमें अभी तक जो पढ़ा है हमने डाइपोल तक आप नोट कर लो, यहां लिख भी देता हूं मैं। तो बच्चों इस संडे को टेस्ट होगा और टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। कहां तक? अप टू डाइपोल। तो यहां तक आएगा बच्चों, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, ये सारे इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको देंगे। तो ये करना है आपको, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा वो बता दूंगा, आप तैयारी करते चलो अभी तो। अच्छा, अब आगे की जो क्लास है वो आपको एक तो बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा तो वो मिलेंगी, और जहां मुझे एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाना होगा वहां पर मैं इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको जैसे अभी लिख रहा हूं वो दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस ज़्यादातर तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो मिलेंगी, और जहां एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कि इसमें डायग्राम वगैरह बहुत बड़े बड़े अच्छे बनेंगे, तो उनके लिए फिर मैं ये एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ाऊंगा। आप भी मुझे आप बताइए कि आप जब, क्योंकि कई बच्चे इसको मोबाइल पर ही देख रहे हैं, 99% बच्चे तो मोबाइल पर ही देखते हैं, तो आप मुझे बताइए कि बोर्ड पर मैं पढ़ाऊं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा दिखेगा या वो ज़्यादा आपके लिए समझने वाला होगा, या स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू जैसे आज की जो क्लास मिली है उस तरह की आप क्लास चाहते हैं, ठीक है, या दोनों का मिक्स चाहते हैं। दोनों ही अपने पास ऑप्शन है। हम सारी क्लासेस बोर्ड पर ले सकते हैं क्योंकि अब क्लासरूम खुलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी क्लासेस बोर्ड पर ले सकते हैं। सारी क्लासेस इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ले सकते हैं, या कुछ क्लासेस हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जहाँ पर एनिमेशन की ज़रूरत है, और बहुत सारी क्लासेस हम बोर्ड पर समझाते हुए हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहें उस तरह की क्लास हम ले सकते हैं। तो फिर भी मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, तो देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगेगा, वो अपन देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये बुकलेट ज़रूर आप अगर ग्वालियर में हैं और यहाँ आ सकते हैं तो सुबह 9 से 12 के बीच में, 9 to 12 यहाँ पर आकर के बुकलेट ले सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बाहर के हैं या बहुत दूर हैं या रेगुलर बैच में आएंगे लेकिन अभी वो कहीं गांव में हैं, कहीं शहर से बाहर हैं, तो वो व्हाट्सएप पर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, तो मैं उसकी लिंक या कहूँगा मैं उसका PDF फॉर्मेट में आपको बुकलेट वहाँ भेज दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी बुकलेट है बच्चों, 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 100 पेज। अब इन बुकलेट्स को आप PDF फॉर्मेट में ले भी लोगे तो कैसे पढ़ोगे, तो प्रिंट आउट तो वहाँ भी निकलवाना पड़ेगा। इसलिए जो ग्वालियर में हैं वो तो PDF फॉर्मेट की बजाय
यहीं से आकर के कलेक्ट कर लें। और जो ग्वालियर से बाहर हैं उनकी तो मजबूरी है, PDF फॉर्मेट में ही लेना पड़ेगी। तो उसमें जो आप वहाँ पर किसी से, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करवा लें, नहीं तो आप मोबाइल में ही देखें एक एक पेज निकाल के। ठीक है ना बच्चों, इतना कर लीजिए आज। अगले टर्न से हम बोर्ड पर और यहाँ पर क्लास इसी तरीके से मिक्स क्लास लेंगे। ठीक है, और फुल लेंथ क्लास होगी, बिल्कुल पूरी। अभी तक जैसे 2 घंटे की क्लास होती थी, बिल्कुल 2 घंटे की क्लास वैसे ही होगी। ठीक है ना बच्चों, बीच में थोड़ा सा गैप दे देंगे। राइट, ओके, थैंक यू।